तो देखो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 4 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड के बेसिक डिफिनेशंस, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जितने भी क्लोज पैकिंग है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, पहले वो समझेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स आर टचिंग पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एक्चुअली, किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एटम से टच हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डेफिनेशन लिखोगे तो लिखो coordination number of an atom is defined as the number of nearest neighboring atom are touching particle in crystal is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर सबके यूनिट सेल के बारे में देखेंगे। जो यूनिट सेल जैसे हम अभी पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल क्यूबिक में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेशन, वो हम देखेंगे। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर पहले देखो। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सभी एटम्स क्या होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। सभी एटम कॉर्नर पे होते हैं। तो एक यहाँ पे भी होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा और एक इस कॉर्नर पे होगा, ये इसे टच होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो हम किसी भी एक एटम के लिए देखेंगे कि वो कितने एटम से टच है, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सपोज मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ, इस एटम की बात कर रहा हूँ कि ये वाला एटम कितने नंबर ऑफ एटम से टच है, वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखो ये वाला एटम इससे भी टच है, इससे भी टच है। ठीक है, हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि इसका एज लेंथ क्या होता है ए और इसका रेडियस आर। दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए के इक्वल होगा। तुम लोग कहोगे कि सर हो सकता है कि ये एक दूसरे से भी टच करते हों, तो 2r की वैल्यू अगर ए से कम आ रही है या ए के इक्वल आ रही है तो टच करेगा, अदरवाइज ये टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 2r की वैल्यू इस दोनों के रिस्पेक्ट में निकालो, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये भी एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है, ये इसका क्या होगा, फेस डायगोनल होगा। तो फेस डायगोनल में लिए क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ, ए और ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से a√2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट निकालोगे तो ये निकल जाएगा। तो a√2 निकल गया। a√2 देखो इसकी लेंथ है, अगर दोनों टच करते तो किसके इक्वल होता, a के इक्वल होता। तो 2r इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, a√2 इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, बस यही और यही एटम इस एटम से टच करेंगे। हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला इस वाले एटम से टच है, इस वाले एटम से टच है। ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये क्या है, जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी एक एटम रहा होगा, इससे भी टच कर रहा है। तो 1 2 3 से ये टच कर लिया। लेकिन हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल क्या है, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल। तो उसमें ऐसा एक और यूनिट सेल होगा, बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो यहाँ पे देखो इसके जस्ट अपोजिट होगा कि एक नई फेस, जैसे ये है जेड डायरेक्शन में, उसका जेड डायरेक्शन एक सामने होगा थ्री डायमेंशन में, तो उससे भी टच करेगा। तो 1 2 3
4 हो गया। इसका अपोजिट, इसके अपोजिट एक इधर भी होगा तो वो टच करेगा। अब इसके अपोजिट एक ऊपर भी होगा तो इसको भी टच करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4, एक 5 और एक इसके जस्ट अपोजिट फेस पे। टोटल कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। किसका? सिंपल क्यूबिक का। अब देखेंगे किसके लिए? एफसीसी के लिए। देखो देखते हैं एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, अब एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। फेस क्यूबिक सेंटर। और फेस क्यूबिक सेंटर के लिए तुम लोगों को पता है कि फेस क्यूबिक सेंटर के लिए मैं एक ही फेस बस बना रहा हूँ, एक ही साइड का, उधर वाला सब नहीं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बस दिखा रहा हूँ। एक फेस पे होगा तो एक ये होगा फेस पे, और सभी कॉर्नर पे तो होते ही हैं। एफसीसी का मैंने पीछे डिस्क्राइब कर चुका है कि एफसीसी क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले तुम बस समझ लो कि नहीं एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखो एफसीसी क्या होगा? एक फेस सेंटर्ड पे होगा। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड नहीं। फेस सेंटर्ड का मतलब सपोज करो ये एक फेस है तो इस फेस पे 50% यूनिट के सेल के अंदर होगा और 50 बाहर होगा। तो ये क्या है? एक फेस पे है, फेस पे ये। ठीक है, और ये है सभी कॉर्नर पे एटम्स। समझ में आ रहा है? तो देखो ये सभी कॉर्नर वाले से तो टच कर ही रहा है, लेकिन जो इस वाले फेस पे होगा, इस वाले फेस पे, और एक अपोजिट साइड इधर भी फेस होगा उस पे भी, और एक ऊपर वाला जो फेस है उधर, और इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाला फेस होगा, उससे भी टच करेगा कि नहीं? उससे भी टच करेगा। ये 1 2 3 और ये 4, एक यूनिट सेल में आप देख रहे हो कि 4 ये हो गया फेस सेंटर्ड और 4 कॉर्नर हो गया। तो ऐसे ही यूनिट सेल को अगर एक्सटेंड करोगे, ऐसे यूनिट सेल को अगर एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा? ये यूनिट सेल अगर ऐसे आएगा तो इस यूनिट सेल के फेस पे भी होगा कि नहीं? इस यूनिट सेल के भी फेस सेंटर्ड पे होगा ना एटम्स, तो उससे भी ये चारों से टच करेगा। उससे भी ये क्या करेगा? चारों से टच करेगा। तो 4 इधर फेस सेंटर्ड के हो गए और 4 फेस सेंटर्ड के ये हो गए, 1 और इसके अपोजिट, 1 और इसके अपोजिट। ठीक ऐसा ही सपोज करो मैं इधर ले रहा हूँ, मैं इधर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। क्यूबिक को मैं अगर इधर एक्सटेंड कर दिया तो मैं जो इधर वाला फेस है इसके अपोजिट वाला उसका लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 और इसके जस्ट अपोजिट वो वाला फेस होगा, 1 2 3 और इसके जस्ट अपोजिट फेस वो वाला होगा कि नहीं? ये सभी इससे क्या करेंगे? टच करेंगे। तो 4 4 तो ये हो गया, सभी कॉर्नर पे तो रहेंगे ही एटम्स, एक इधर एक उस वाले कॉर्नर पे। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हुए? टोटल 4 कॉर्नर पे और 8 फेस सेंटर पे। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका? 12। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट है तो इसमें देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। फेस सेंटर पे होगा तो क्या होगा? एक फेस पे है और ये ऐसे है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसलिए उसको हटा दिए। ठीक है, अब इसको देखो, इसका बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल देखो तो क्या होगा? ये R है, ये 2R, ये R, और एज लेंथ पता ही है A होता है, ये भी एज लेंथ A। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या होगा? अगर पाइथागोरस थ्योरम से A√2 होगा कि नहीं? मीन्स 4R इज इक्वल्स टू A√2, R 2R R, टोटल 4R। तो 4R इज इक्वल्स टू A√2। मैंने क्या बोला था? नियरेस्ट नेबरिंग एटम निकालने के लिए तुम लोग 2R की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? 2R की वैल्यू। तो 2R की वैल्यू निकालोगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारा क्या होगा? एटम्स टच करेगा, अदरवाइज नहीं टच करेगा। तो यहाँ से 2R की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? A√2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 हटा दिए, यहाँ भेज दिए। अब ये देखो, इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं √2 का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो क्या बचा? A√2। जो टच कर रहा है पहले उसको मैं लेके कैलकुलेट कर दिया। अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब इसके और इसके रेडियस के बीच का डिस्टेंस कितना है? A/√2 है कि नहीं? तभी तो 2R होगा।
अब ऐसे ही मैं देखता हूँ कि तुम लोग कहोगे कि सर इसके फेस पे भी आप बोले थे, इसके फेस वाले से भी टच कर रहा है। तो ध्यान दो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कॉर्नर को एक जो फर्श है उसको एक फेस मान लो। एक फेस मानोगे तो क्या होगा, ये वाला फेस यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2 होगी कि नहीं। इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस a/2 होगी कि नहीं। अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे तो ये देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। ये क्यूब है तो ये इधर है और ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर उधर होगा ना, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री पे हैं और ये इसका डिस्टेंस a/2, ये भी डिस्टेंस a/2, क्योंकि ये हाफ पे ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो a/2 तो अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे खींच दोगे, यही टच होगा ना। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, a/2 हमारा क्या हो गया और ये a/2, ये लेंथ हो गया और ये भी क्या हो गया, बेस हो गया। a/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या है, जो हमारा टचिंग एटम्स है उसको हम लोग 2r कहेंगे, क्योंकि इसके सेंटर से हम लिए हैं और इसके सेंटर से लिए हैं। तो सेंटर से अगर लोगे तो r, इसके सेंटर से r, अगर दोनों टच किए तो 2r होगा कि नहीं, 2r हो गया। तो 2r, ये डिस्टेंस को हम 2r बोल दिए और इससे यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो देखो 2r इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करो, a²/4 क्या हो जाएगा, 2a²/4, यहाँ से कट करके a²/2, तो 2r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r इज इक्वल्स टू a²/2, इसको बाहर कर दो तो a/√2। यहाँ पे देखो 2r की वैल्यू क्या आ गया, a/√2। यहाँ से भी 2r की वैल्यू क्या थी, a/√2। इसका मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों अगर टच कर रहे हैं तो ये दोनों भी क्या करेंगे, टच करेंगे। तो ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं और इधर वाला फेस भी तो फेस पे ही है तो वो भी टच करेगा। इसके जो इस वाले फेस पे है ये वाला भी टच करेगा, इसके नीचे वाला भी फेस टच करेगा। तो जस्ट जैसे 50% उधर है ये वाला एटम्स, वैसे 50% इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो इस वाले यूनिट सेल में भी होगा। तो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो इसके भी फेस पे होंगे सब। तो 4 इस फेस पे हो गए और 4 इस फेस पे हो गए, टोटल 8 फेस पे हुए और 4 कहाँ पे हुए, कॉर्नर पे। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 12 एटम्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC क्या होगा, 12। समझ में आया। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे BCC के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर BCC के लिए देखो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। किसी भी एटम का अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो, किसी भी एटम का, तो देखो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो BCC एक्चुअली है क्या, इसमें 2 टाइप के एटम होंगे, एक बॉडी सेंटर्ड में होगा और सभी क्या होंगे, कॉर्नर पे होंगे। यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर्ड पे होगा और सभी कॉर्नर पे एटम होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, BCC। तो देखो इसमें अगर टचिंग कंडीशन देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे तो बताओ इसमें 2 टाइप के एटम है तो टचिंग कंडीशन क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगा। हो सकता है कि कॉर्नर एक दूसरे को टच करे या हो सकता है कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर से टच हो। तो दोनों के लिए मैं अभी बोला कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम निकालने के लिए तो तुम 2r की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो वो नियरेस्ट नेबरिंग एटम से बॉडी सेंटर वाले का डिस्टेंस निकाल लो 2r और एक जो कॉर्नर एटम है उसका निकाल लो। दोनों में से जिसके लिए 2r की वैल्यू अगर कम आती है तो वही हमारा क्या होगा, टचिंग कंडीशन होगा। समझ में आ रहा है। तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर में वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो टच नहीं करेगा उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं BCC के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक क्या होगा, यहाँ पे ये बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर नहीं, बॉडी सेंटर है, ये बीच में है और सभी क्या होंगे, कॉर्नर पे होंगे। सभी क्या होंगे, कॉर्नर पे होंगे। ये सभी कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे ये भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। और जो पीछे वाला कॉर्नर है उस पे भी होगा। अब ध्यान दो, ये जो बॉडी सेंटर है तो इसका बॉडी डायगोनल देखो, मैंने अभी क्या बोला, 2r निकालेंगे, एक बॉडी सेंटर के साथ कॉर्नर के साथ और एक कॉर्नर के साथ, दोनों के लिए 2r की वैल्यू निकालेंगे। अब तुम यहाँ पे देखो एज लेंथ मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ये होता है। सपोज करो अगर कॉर्नर और कॉर्नर एक दूसरे को टच करता, अच्छे से बना दो, या अगर ये टच करता
टच करता, तो यहाँ बताओ ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो टोटल 2r इज इक्वल्स टू क्या आता, a आता कि नहीं, तो 2r इज इक्वल्स टू क्या आता, a आता। कब आएगा, जब ये दोनों कॉर्नर एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर एटम क्या होंगे, टच करेंगे। जब कॉर्नर एटम टच करेंगे तो आएगा 2r इज इक्वल्स टू a। अब सपोज करो एक यहाँ से ये वाला निकालते हैं डिस्टेंस, तो इसके लिए बॉडी डायगोनल के लिए मैं एक रिलेशन लिखा चुका हूँ, बॉडी डायगोनल के लिए मैं रिलेशन लिखा चुका हूँ। वहाँ पे लिखाया था 4r इज इक्वल्स टू a√3, 4r इज इक्वल्स टू a√3। तो यहाँ से 2r की वैल्यू निकालना है, तो 2r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a√3 डिवाइडेड बाई 2। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 इंटू a डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो तो ये 1 से कम आएगा, ये 1 से कम आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 2r बॉडी सेंटर्ड वाला है, ये बॉडी सेंटर्ड और कॉर्नर के बीच में है जो डिस्टेंस 2r, इसका क्या है 2r, ये बॉडी सेंटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इज लेस देन 2r ऑफ कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर वाले के 2r से बॉडी सेंटर वाला और कॉर्नर वाला का जो डिस्टेंस है 2r, ये कम है। इसका मतलब टच कौन करेगा, बॉडी सेंटर्ड वाला टच करेगा, ये टच नहीं करेगा। तो देखो बॉडी सेंटर्ड वाला कॉर्नर वाला टच करेगा, कॉर्नर टच नहीं करेगा, बॉडी सेंटर्ड एंड कॉर्नर टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2r इज इक्वल्स टू ये कॉर्नर वाला था तो ये टच नहीं किया, और बॉडी सेंटर और कॉर्नर वाला क्या कर लिया, टच कर लिया। इसका मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम क्या होगा, बॉडी से कॉर्नर वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 टोटल जितने भी कॉर्नर होंगे उसको काउंट कर लो, वही होगा, उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखो बॉडी सेंटर जो है, बॉडी सेंटर सभी कॉर्नर से टच करेगा, और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो बॉडी सेंटर वाला टोटल 8 कॉर्नर के सभी एटम से क्या करेगा, टच करेगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करने के लिए ट्रिक क्या है, तो राइट द टाइप्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब कितने टाइप के एटम्स यूनिट सेल में। जैसे अभी मैंने BCC के लिए बताया कि BCC में कितने टाइप के एटम थे, 2 टाइप के एटम थे, एक बॉडी सेंटर्ड और सभी कॉर्नर वाले, तो 2 टाइप के एटम थे। अब देखो राइट टचिंग कंडीशंस फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी के लिए तुम देखोगे 2r क्या है। जैसे मैंने अभी BCC में देखा था कि एक बॉडी सेंटर से कॉर्नर के बीच का 2r और एक कॉर्नर के लिए 2r, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिस्टेंस निकाला 2r, जिसके लिए वैल्यू कम आएगी वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। द पॉसिबिलिटी फॉर विच 2r इन टर्म्स ऑफ मिनिमम, मैंने अभी बता दिया कि 2r जिसके लिए क्या होगा, कम होगा, वही हमारा क्या होगा, टचिंग कंडीशन होगा, अदरवाइज वो टच नहीं करेगा, ठीक है।